Hello everyone, I Saurabh Singla welcome you all in my YouTube channel। आज हम डिस्कस करेंगे बीएड की एक्टिविटी फाइल। द नेम ऑफ द एक्टिविटी फाइल इज डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड रेमेडियल टीचिंग। द नेम ऑफ द एक्टिविटी फाइल इज डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड रेमेडियल टीचिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्नोस्टिक टेस्ट होता क्या है और उसके बाद रेमेडियल टीचिंग क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं आगे। सबसे पहले किसी भी फाइल के लिए जो मेन पॉइंट होता है वो उसका होता है इंडेक्स। तो आपने इंडेक्स बनाना है। इंडेक्स में आपने क्या क्या लिखना है, रेमेडियल टीचिंग क्या होती है, आफ्टर दैट रिकमेंडेशंस, आफ्टर दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ रेमेडियल टीचिंग, रेमेडियल टीचिंग हम क्यों करते हैं, उसके बाद रेमेडियल टीचिंग का एक एग्जांपल दिया हुआ है, उसके बाद डायग्नोस्टिक टेस्ट। ए डायग्नोस्टिक टेस्ट हमने प्रिपेयर किया है कि आपको एक डायग्नोस्टिक टेस्ट का एक एग्जांपल दिया है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट होता क्या है। ठीक है, तो पहले चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है रेमेडियल टीचिंग इन मैथमेटिक्स। एज माय टीचिंग सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स, इसलिए मैंने मैथमेटिक्स से रिलेटेड ए डायग्नोस्टिक एक रेमेडियल टीचिंग की फाइल बनाई थी। बट पहले चेक करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, उसके बाद रेमेडियल टीचिंग क्या होती है। ठीक है, आप डॉक्टर पे जाते हो, डॉक्टर पहले आपको डायग्नोस करता है कि आपके पास कौन सी प्रॉब्लम है, आपका कौन सा डिसीज है। उसके बाद आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। ठीक है, मतलब आपकी रेमेडियल काम करता है, आपके उपचार करता है वो। वैसे डायग्नोस्टिक टेस्ट यहाँ पे क्या होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट क्लासरूम में स्टूडेंट की इनकैपेबिलिटीज को चेक करने के काम आता है कि किस पर्टिकुलर एरिया में स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता लगा कि एक स्टूडेंट है ए मल्टीप्लाई बाय बी में प्रॉब्लम कर रहा है, उसे मल्टीप्लिकेशन नहीं आती। तो ये पता लगाने के लिए कि स्टूडेंट की मल्टीप्लिकेशन वीक है, आपने क्या किया, डायग्नोस्टिक टेस्ट किया। ठीक है, अब टेस्ट से हमारी ऑब्जर्वेशन आ गई कि स्टूडेंट की मल्टीप्लिकेशन वीक है। बट नाउ व्हाट इज द सोल्यूशन, सोल्यूशन क्या है इस बात का। तो सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा कि हम इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करेंगे। तो उसके लिए होता है रेमेडियल टीचिंग। उस पर्टिकुलर टॉपिक को डिफरेंट वे से पढ़ाओ, एक अच्छे ढंग से पढ़ाओ, सो दैट स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड दैट टॉपिक, स्टूडेंट उस टॉपिक को इजीली समझ पाए। और जब आप बाद में सेम टेस्ट या फिर उस टाइप का टेस्ट लो तो ऐसी प्रॉब्लम ना आए, स्टूडेंट की मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉब्लम जो अब आ रही थी वो दोबारा ना आए। तो किसी भी रेमेडियल टीचिंग को करने से पहले आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट करना पड़ेगा। डायग्नोस्टिक टेस्ट से आप ये पता लगाओगे कि प्रॉब्लम किस एरिया में है, पर्टिकुलर एरिया में, और उसके बाद आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रेमेडियल टीचिंग भी बता दिया, रेमेडियल टीचिंग क्या होती है। और इससे पहले रेमेडियल टीचिंग करने से पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, तो वो भी हमने डिस्कस कर लिया कि डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है। चलते हैं आगे। ये पूरा लिखा हुआ है, द टर्म रेमेडियल टीचिंग एज नेम सजेस्ट स्टैंड्स फॉर द टीचिंग और इंस्ट्रक्शनल वर्क कैरिड आउट टू प्रोवाइड रेमेडियल मेजर फॉर हेल्पिंग द स्टूडेंट्स। कोई सी स्टूडेंट को किसी पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम रेमेडियल टीचिंग करते हैं। इसमें पूरा कंसेप्ट नहीं बताया जाता, सिर्फ वही वाला पर्टिकुलर पोर्शन। ऐसा नहीं कि हम पूरा चैप्टर दोबारा पढ़ाएंगे, उस पर्टिकुलर टॉपिक को ही हम दोबारा डिस्कस करेंगे डिफरेंट वे से, सो दैट अ स्टूडेंट फाइंड कंफर्ट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, रिकमेंडेशंस क्या हैं। ठीक है, कि इस रेमेडियल टीचिंग करने के लिए हमारी कौन कौन सी रिकमेंडेशंस हैं, हमें किस किस स्टेप को फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस स्टूडेंट को आपने रेमेडियल टीचिंग देनी है, पूरी क्लास को सेम रेमेडियल टीचिंग नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सभी स्टूडेंट्स की डिफिकल्टी पोर्शन, वीक पोर्शन डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये जो रेमेडियल टीचिंग होती है ये मोस्टली स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करती है। तो ये टीचर की ड्यूटी है कि पर्टिकुलर स्टूडेंट को हमेशा पर्सनल अटेंशन मिले। ठीक है, अगर आपने किसी को a मल्टीप्लाई बी, किसी की वीकनेस है, तो ऐसे नहीं है कि आप पूरी क्लास को a मल्टीप्लाई बाय बी के कंसेप्ट बता रहे हो।
बाकी स्टूडेंट्स जिनको ये कंसेप्ट अच्छे से आता है उनके लिए आपकी क्लास बोरिंग हो जाएगी, और जो पर्टिकुलर स्टूडेंट है जिसे आप समझाना चाहते हो वो भी शायद अटेंशन ना दे। इसी कारण आपने इस टाइप की सिचुएशन में पर्टिकुलर अटेंशन देनी होती है स्टूडेंट को। नेक्स्ट पॉइंट, जो भी आपने जिस भी प्रॉब्लम में आपको प्रॉब्लम है, जिस भी टॉपिक में स्टूडेंट को प्रॉब्लम है, उसके लिए एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज बनाओ कि एक पर्टिकुलर मैप होना चाहिए आपके पास कि उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करवाना है। वो ओरल ड्रिल से करवाना है, रिटर्न एक्सरसाइज से करवाना है, या फिर उसके स्टूडेंट्स मतलब दो स्टूडेंट्स होते हैं ना हेट्रोजीनियस ग्रुप बनाकर उसे समझाना है, या फिर उसे कोई एनिमेशन दिखाना है, ऑडियो वीडियो एड्स की हेल्प से बताना है। वो सब कुछ आप डिसाइड करोगे और वो पहले से सब कुछ प्री प्लान्ड होना चाहिए। अदर स्ट्रेटजीज मतलब किसी रिसोर्स पर्सन की ज़रूरत है, ऐसी जो सी भी स्ट्रेटजीज आपको लगती हैं उन सभी स्ट्रेटजीज का आप यूज़ करोगे रेमिडियल टीचिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है देयरफॉर फॉलोइंग रेमिडियल मेजर्स कैन बी टेकन बाय टीचर्स। रेमिडियल टीचिंग करते समय टीचर इन फॉलोइंग मेजर्स को ले सकता है। टीचर कैन अटेम्प्ट टू रीच द पर्टिकुलर कंसेप्ट ऑफ वेयर लो अचीवमेंट हैव बीन फाउंड। जिस जगह पे स्टूडेंट ने लेस परफॉर्म किया है उस जगह पे स्टूडेंट वो उस जगह पे उस टॉपिक पे टीचर ज़्यादा कंसंट्रेशन देगा। ठीक है, ऐसी ही है। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन एन एग्जामिनेशन सिस्टम इफ अ स्टूडेंट फेल्स, अगर कोई स्टूडेंट आपका स्टूडेंट फेल हो जाता है, इट मीन्स दैट अवर एग्जामिनेशन सिस्टम फेल। यस, अ स्टूडेंट डू नॉट फेल, वी फेल टू टीच दैट स्टूडेंट। गेट इन दिस पॉइंट। तो अगर आप ये बोलते हो ना कि दो स्टूडेंट आपकी क्लास में फेल हो गए, इट मीन्स दैट टीचर फेल हो गया उन दो स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स आर ऑलवेज रेडी टू स्टडी। गेट इन दिस पॉइंट। तो आपने हर स्टूडेंट के लिए, जिसके हर स्टूडेंट के कोई ना कोई टॉपिक वीक होगा, उसके लिए आपने हर स्टूडेंट के लिए अलग रेमिडियल टीचिंग को प्लान करने और उसी के अकॉर्डिंग उसे एक्सिक्यूट करना। नाउ ये फाइल है पूरी जिससे आप पढ़ सकते हो, यू कैन स्टडी इट इजली। प्रिंसिपल की भी कुछ ड्यूटी होती है इसमें रेमिडियल टीचिंग में, ऐसा नहीं है कि सारा काम स्टूडेंट वो टीचर ही करेगा। प्रिंसिपल की भी ड्यूटी है कि टीचर को किस पर्टिकुलर रिसोर्स की ज़रूरत है वो रिसोर्स प्रोवाइड करवाया जाए। टीचर को रिसोर्स कुछ भी हो सकता है, कोई अपरेटस, एक्स्ट्रा टाइम, कुछ भी हो सकता है वो रिसोर्स। ठीक है, ये सभी चीज़ें प्रोवाइड करवाना टीचर या वो प्रिंसिपल या फिर स्कूल मैनेजमेंट की ये ड्यूटी है। ऑब्जेक्टिव ऑफ रेमिडियल टीचिंग हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है कि सभी स्टूडेंट्स की जिस भी पर्टिकुलर एरिया में प्रॉब्लम है उसे सॉल्व किया जाए, और जनरली ये प्रॉब्लम स्लो लर्नर पे आती है। जो इंटेलिजेंट वन है वो तो अपना काम कर लेंगे, बट जो स्लो लर्नर्स है ना उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना कि हमें स्लो लर्नर्स को भी इम्प्रूव करवाना है। ठीक है, हमारे लिए सभी स्टूडेंट्स इक्वल हैं। टू पे मोर अटेंशन टू द लेस सक्सेसफुल स्टूडेंट्स, टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है वो हमेशा इम्प्रूव हो सकती है, ऐसा कोई नहीं है। देयर इज ऑलवेज स्कोप इन इम्प्रूवमेंट इन योर टीचिंग इरिस्पेक्ट टू योर एक्सपीरियंस। ठीक है, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मुझे 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो अब मेरी लर्निंग बंद होगी, अब मैं जो भी पढ़ाऊंगा वो स्टूडेंट्स को समझ आएगा। नहीं, हर समय स्टूडेंट्स चेंज हो रहे हैं। ठीक है, ड्यू टू फ्लाइंग इफेक्ट्स हर जनरेशन के बाद, हर जनरेशन क्या, हर 10 ईयर्स के बाद जो स्टूडेंट्स का लोट आता है वो डिफरेंट आता है। और बीइंग अ टीचर आपको उन स्टूडेंट्स के साथ compete करना पड़ेगा, उन स्टूडेंट्स को समझना पड़ेगा। इसलिए बीइंग अ टीचर आपकी लर्निंग कभी भी एंड नहीं हो सकती। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है हमने रेमिडियल टीचिंग का, तो लिखा हुआ है वाई रिस्पॉन्डिंग टू डायग्नोस्टिक टेस्ट। हमने डायग्नोस्टिक टेस्ट लिया पाइथागोरस थ्योरम का, और उसके बाद हमने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया
कि ए स्टूडेंट एडमिट एन एरर इन कोलेक्टिंग द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, कि स्टूडेंट को यही नहीं पता लग रहा कि साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल में क्या रिलेशन है, मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। स्टूडेंट इस बात को समझ नहीं पा रहा, ये तो हमारी प्रॉब्लम होगी। नाउ सोल्यूशन क्या, अब ये इस प्रॉब्लम के रीजंस क्या हो सकते हैं? पॉसिबल रीजंस ये हो सकते हैं, द कंसेप्ट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज नॉट क्लियर, बच्चे को यही नहीं पता कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। सेकंड रीजन ये हो सकता है कि स्टूडेंट इज अनएबल टू मेमोराइज दैट फॉर्मूला, स्टूडेंट इस फॉर्मूला को मेमोराइज करने में प्रॉब्लम फील कर रहे हैं। ये तो होगी हमारी प्रॉब्लम के पॉसिबल रीजंस कि स्टूडेंट को वो पर्टिकुलर टॉपिक क्यों नहीं समझ आया। नाउ सोल्यूशन, हम उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम बताना ही हमारा काम नहीं है। सोल्यूशन, किसी भी फाइल में अगर आप कोई भी प्रॉब्लम दे रहे हो तो उसका सोल्यूशन क्या है, तो सोल्यूशन देते हैं हम। सोल्यूशन में हमने क्या लिखा है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे सोल्यूशन के लिए क्या किया है, एक्टिविटी से करवा दिया बच्चे को कि ट्रायंगल्स बनवाए, डिफरेंट टाइप शेप्स के ट्रायंगल बनवाए, कट करवाए, और उसके बाद हमने उसे मेजर करवा दिया कि जैसे डिफरेंट टाइप के ट्रायंगल्स बनवा लिया आपने स्टूडेंट से। उसके बाद आपने स्टूडेंट्स को ही बोला कि इन्हें ऑब्जर्व करो और बताओ कि किस ट्रायंगल में एथ साइड का स्क्वायर, एनी साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स है। स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करने के लिए बोला, और जब स्टूडेंट्स ऑब्जर्व करेंगे तब हम उन्हें बोल सकते हैं कि अगर ये वाली बात सेटिस्फाई हो रही है कि द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, देन इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ऐसे कोई भी रेमिडियल टीचिंग की प्रोसेस आप यूज कर सकते हो जिससे आप स्टूडेंट्स को ये बात बता पाओ, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसका आप ड्राइंग कंस्ट्रक्शन से भी बता सकते हो, ठीक है, ट्रायंगल्स को ड्रॉ करके किसी भी तरीके से बता सकते हो आप स्टूडेंट्स को। उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, क्योंकि हमें पाइथागोरस थ्योरम बतानी है तो ये बात जरूरी है बताने की राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। यस, जब राइट एंगल ट्रायंगल बताना जरूरी है, इट मींस कि आप ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और एक्यूट एंगल ट्रायंगल ये भी बताओगे। तो ये एक प्रॉब्लम थी, रेमिडियल टीचिंग की एक प्रॉब्लम थी। हमने पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट किया, उसके बाद रेमिडियल टीचिंग करी। सिमिलरली एक दूसरा एग्जांपल है हमारे पास जिसमें स्टूडेंट को मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी प्लस डी। ये स्टूडेंट की प्रॉब्लम है, स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चंस जर्नली गलत कर रहा है, प्रॉब्लम है। व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस बिहाइंड इट, तो पॉसिबल रीजंस ये हो सकते हैं कि स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पता कि मल्टीप्लिकेशन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, स्टूडेंट को इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता, ठीक है। स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज कितनी है, ये पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। एक ये पॉसिबल रीजन हो सकता है कि स्टूडेंट ने बहुत ज़्यादा कम प्रैक्टिस करी है, द लैक ऑफ प्रैक्टिस मे बी द रीजन बिहाइंड इट। तो ये हमने अभी पॉसिबल रीजन स्टडी करे हैं कि कौन कौन से पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। तो इस पूरी प्रोसेस को बताने के लिए हमने एक असाइनमेंट बनाया जिसमें उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, फ्रॉम इजी टू कॉम्प्लेक्स, इजी से स्टार्ट किए कॉम्प्लेक्स तक। अब बच्चा अगर इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेगा तो वो इस प्रॉब्लम को समझ पाएगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी। जैसे पहले हमने इजी दिए 3 × 37 और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में लिख दिया उसे, मतलब हमने हमारी जो प्रॉब्लम थी ना a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी प्लस डी, उसे हमने नॉर्मल एल्जेब्रा की फॉर्म में लिख लिया 3 × 37। उसके बाद धीरे धीरे उसे आगे लेके गए ताकि स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को समझ पाए और रिलेट कर पाए कि एल्जेब्रा और होल नंबर की प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। चलते हैं आगे। ये देखो हमने ये पूरी प्रॉपर्टीज को रिलेट किया हुआ है, एक पूरा क्वेश्चन किया हुआ है हमने कि 27 मल्टीप्लाई बाय 14 को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस प्रोसेस से, इस नॉर्मल कैलकुलेशन से अगर आप अलजेब्रा की तरफ लेकर जाओगे देन स्टूडेंट फाइंड इट इजी,
स्टूडेंट बहुत आराम से इसे समझ लेगा। ठीक है, तो ये कुछ एजुकेशनिस्ट हैं जिन्होंने इस मेथड के बारे में बोला है। बट इस बात का ध्यान रखना कि डायग्नोस्टिक टेस्ट में स्पेशल एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने डायग्नोस्टिक टेस्ट बना दिया उसके बाद उसका फीडबैक ही नहीं दिया, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो हमने एक डायग्नोस्टिक टेस्ट बनाया है। ठीक है, डायग्नोस्टिक टेस्ट बनाया है ताकि हम इस बात को स्टडी कर पाएँ कि बच्चे के किस पर्टिकुलर एरिया में प्रॉब्लम है। तो हमने डायग्नोस्टिक टेस्ट बनाया है, यहाँ पे लिखा, ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है। यहाँ पे नेम ऑफ द स्टूडेंट, रोल नंबर, क्लास, डेट, टोटल मार्क्स, इंस्ट्रक्शंस, जो जनरली सभी पेपर्स में होती है वो हमने सब कुछ लिखा डायग्नोस्टिक टेस्ट में। जो भी रूल्स आप अपने एग्जामिनेशन के लिए बना रहे हो वो सभी को आप इंस्ट्रक्शन में मेंशन करो। ठीक है, नाउ पार्ट 1, माय पार्ट 1 इज दिस, क्वेश्चन इज 5 स्क्वायर, दिस इज द स्पेस फॉर आंसर। यहाँ पे स्टूडेंट आंसर लिखेगा, दिस इज द स्पेस फॉर आंसर एंड दिस इज द स्पेस फॉर कैलकुलेशन। आंसर, कैलकुलेशन, आंसर, कैलकुलेशन। सो लेट्स मूव, इसे आप पूरे कर लोगे। उसके बाद पार्ट बी, पार्ट बी में आपके पास क्वेश्चंस हैं इस टाइप के, y प्लस आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे स्टूडेंट अपने आप आंसर लिखेगा। ये सब्जेक्टिव है और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है। ठीक है, तो देखते हैं आगे, ये आपके पास टेस्ट है पूरा। ये पार्ट सी है, ये पार्ट डी है, ये पार्ट ई है। ये हमारा पूरा डायग्नोस्टिक टेस्ट है पूरा। सभी टाइप के क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे डाला है और डिफरेंट वेटेज के साथ। तो ये डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गया हमारा। अगर स्टूडेंट इस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करता है या फिर इस टेस्ट में हमने ये देखा कि सेम टाइप के क्वेश्चंस में स्टूडेंट की प्रॉब्लम आ रही है, जैसे जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने देखा कि 8 स्टूडेंट है जिसका क्वेश्चन नंबर 30 एंड 31 दोनों ही गलत हैं। इट मीन्स कि स्टूडेंट को इस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये हम होगी हमारी डायग्नोस्टिक। इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इसका है रेमेडियल टीचिंग, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, hit like button, comment, and thank you everyone. Have a nice day.